अब से कुछ देर पहले ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने क्षेत्र में ईवीएम बदले जाने का आरोप लगाया है। कल नतीजों के वक्त विपक्ष की तरफ से ऐसे आरोप और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल है कि सच क्या है। क्या वाकई धांधली का आरोप सच्चा है या फिर माहौल बिगाड़ने की राजनीति? इसे ऐसे समझिए कि विपक्ष के नेता नतीजों से पहले ही चुनाव आयोग के पास गए, मांग ये रखी कि पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम से पहले हो और ईवीएम में अंतिम राउंड की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट का नतीजा घोषित किया जाए। चुनाव आयोग ने साफ किया कि पोस्टल बैलेट की गिनती हमेशा ईवीएम से पहले ही शुरू होती है, लेकिन पोस्टल बैलेट वाले वोट का नतीजा पहले घोषित किया जाए, इसका कोई नियम नहीं और शक का कोई आधार नहीं। पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है, उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। विपक्ष की आशंका का जवाब आज तक संवाददाता संजय शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा। इलेक्शन कमीशन को क्या कोई प्रॉब्लम है उस रिजल्ट को, जो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट है, इसमें कौन आगे कौन पीछे किसको कितने, क्या उसको डिक्लेयर करने में कोई परेशानी है? क्योंकि विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है कि वो बाद में चुनाव आयोग पता नहीं क्या करता है, जिसमें कि पहले वो बताता नहीं है रिजल्ट की पोस्टल बैलेट का रिजल्ट क्या आया, और बाद में और थोड़ा धार्मिक प्रचार पे भी एक बार बताइए। तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसी ईवीएम खत्म होगा वैसी 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। तीसरे ये भी बताया कि मिड कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। विपक्ष का दूसरा शक एक आरोप की शक्ल में जयराम रमेश ने लगाया, जिन्होंने यह आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने देश के 150 कलेक्टर को फोन करके धमकी दी और कहा कि लोकतंत्र धमकियों नहीं जनादेश से चलता है। इस पोस्ट के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस देकर जयराम रमेश से पूछा कि बताइए किसे धमकी दी गई है। जयराम रमेश ने हफ्ते भर का समय मांगा। आयोग ने कहा शाम तक जवाब दीजिए। कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है? कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। मैं चुनाव आयोग का बड़ा सम्मान करता हूं। संवैधानिक संस्था है, उनका सम्मान करना मेरा फर्ज बनता है। लोकतंत्र में ऐसे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, सुकुमार सेन, टीएन शेषन, जेएम लिंगडो, ऐसे लोग रहे हैं जो निष्पक्ष है। निष्पक्षता सिर्फ शब्दों से नहीं आता, प्रवचन से नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं आता, निष्पक्ष अपने काम से आता है। चुनाव की पराजय की निश्चितता ने ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है। इसलिए इस प्रकार के आरोप कि 150 डीएम को फोन किए गए, चुनाव आयोग ने कहा बताइए, आपने संख्या कोट की है, संख्या कोट की है तो बताइए कौन है, तो कहते हैं 7 दिन का समय। उन्होंने कहा शाम तक दीजिए, क्योंकि आपने कहा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। यह दर्शाता है किस प्रकार के अनर्गल बातें उन्होंने करने का प्रयास किया है। शंकाओं और बीजेपी की मजबूत सत्ता के बीच क्या देश में धीरे धीरे उन क्षेत्रीय दलों की सियासत कमजोर पड़ती जा रही है जो अब तक बड़े खिलाड़ी राजनीति में माने गए? इस सवाल की दस्तक की वजह पहले समझिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पहली बार झटका लग सकता है, जहां एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी नंबर 1 पार्टी होकर टीएमसी से दोगुना से ज्यादा 31 सीट ला सकती है। दूसरी बात, ओडिशा, जहां अब तक एक छत्र राज नवीन पटनायक की पार्टी का रहा है, वहां एग्जिट पोल का अनुमान है कि बीजेपी लोकसभा में बीजेडी को पीछे कर सकती है और विधानसभा में बराबर वोट हासिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी क्या विधानसभा की तरह लोकसभा में भी एक सीट पर सिमट सकती है, जिसका वोट शेयर अब यूपी में एग्जिट पोल के अनुसार 19% से घटकर 8% पर आ सकता है। तेलंगाना में बीआरएस 41% वोट शेयर से सीधे घटकर 13% पर आ सकती है। आंकड़े कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों की सियासत जो जाति के आधार पर ही जन्मी और बढ़ी है, वो धीरे धीरे अब 10 साल में सिमटी है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को
हासिल होता नजर आता है। तो क्या सियासत ही पलटती जा रही है और विपक्ष लोकतंत्र को खतरे का हल्ला मचा रहा है? इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। लोकतंत्र में खतरा जताते विपक्षी और विपक्ष में क्षेत्रीय दलों की वोट पर आता खतरा। मायावती का दलित वोटर, ममता बनर्जी का मां माटी मानुष वाला वोटर, नवीन पटनायक का वोटर, बीआरएस का वोटर टूट रहा है, छिटक सकता है। और क्या यही वोटर क्षेत्रीय दलों का नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर एतबार जताता जा रहा है? कर्नाटक में 11% कुल मतदाता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने आते हैं। एनडीए का खुद का वोटर 19% मोदी फैक्टर की वजह से वोट देता है। हिमाचल प्रदेश में सारे वोटर में मोदी फैक्टर 10%, एनडीए के वोटर में 14%। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 9% और 19% का। ओडिशा में 6% वोटर मोदी फैक्टर को अहम बताते हैं। एनडीए के 11% वोटर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देते हैं। तो क्या धीरे धीरे देश में राजनीति फिर बीजेपी और कांग्रेस पर ही केंद्रित होगी, जहां इस बार कांग्रेस की सीट तो बढ़ने का अनुमान है, लेकिन क्षेत्रीय दलों का वोट और सीट दोनों घट सकते हैं।